हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है अंग्रेज़ों द्वारा औपनिवेशिक राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाई गई विचारधाराओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम 3 तरह की विचारधाराएं पढ़ेंगे, जिसमें से पहली प्राच्यवाद है और उसके बाद दूसरी उपयोगितावाद और तीसरी एंजिलिकनवाद। तो इसमें मैंने केवल प्राच्यवाद का ही जो है वीडियो बनाया है। इसके बाद मैं उपयोगितावाद का बनाऊंगा, उसके बाद तीसरी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले इसे शुरू करते हैं। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था और इस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने कई तरह के आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और वैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। परंतु उपनिवेशों में प्रशासनिक सर्वोच्चता महज कानूनिक प्रशासनिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती थी, बल्कि इन सबके पीछे एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित औपनिवेशिक विचारधारा भी कार्यरत थी। ब्रिटेन के बदलते सामाजिक आर्थिक हालात एवं भारतीय उपनिवेश की बदलती भूमिका के अनुरूप औपनिवेशिक विचारधारा में भी बदलाव आता रहता था। यही कारण है कि भारत में औपनिवेशिक नीतियों को व्यक्तिगत स्वरूप देने में कभी प्राच्यवादी, कभी उपयोगितावादी, तो कभी ईसाई धर्म प्रचारकों अर्थात इवेंजलीवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस विचारधारा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार शासन करना चाहते थे तथा पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पिछड़े भारतीय समाज को सभ्य और आधुनिक भी बनाना चाहते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक विचारधाराओं को समझना जरूरी है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश राज्य की वैधता को स्थापित करने में इन विचारधाराओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजों को सत्ता स्थापित करने के लिए केवल सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारों की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने इन अधिकारों को वैधता प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो है कुछ विचारधाराओं का इस्तेमाल किया जो पहले से ही यूरोप में चल रही थी। और यह विचारधाराएं थी प्राच्यवादी विचारधारा, उपयोगितावादी विचारधारा, इवेंजलीवादी विचारधारा। और दोस्तों, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है और जो भारत के लोग हैं वो काफ़ी असभ्य है, और उनको जो है सभ्य बनाने के लिए इन तीनों विचारधारा का भारत में लागू किया जाना जरूरी है। इसीलिए भारत में इन तीनों विचारधाराओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इस वीडियो में हम जो है पहली विचारधारा प्राच्यवादी विचारधारा के बारे में जानेंगे। ब्रिटेन में ज्ञानोदय के बाद के भौतिक वातावरण में अंग्रेजों ने अपने आप को पूर्व वालों के मुकाबले आधुनिक और सभ्य जतलाना शुरू किया, और उनकी इस धारणा ने 19वीं सदी में उनकी साम्राज्यवादी दृष्टि को एक वैधता प्रदान की। अंग्रेजों की भारत संबंधी औपनिवेशिक विचारधारा उनके अपने यहाँ की ऐसे ही बौद्धिक और राजनीतिक धाराओं का परिणाम थी। तो दोस्तों, ब्रिटेन में जो ज्ञानोदय हुआ उसके चलते वहाँ पर कुछ नई नई विचारधाराएं आने लगी, जिसके चलते ब्रिटेन जो है काफ़ी विकसित होने लग गया अन्य देशों के मुकाबले। और इसीलिए ब्रिटेन ने सोचा कि जिन विचारधाराओं को उन्होंने अपने वहाँ पर अपनाया है, यूरोप के लोगों ने अपनाया है, क्यों ना उसे भी भारत में लागू किया जाए। इसीलिए अंग्रेजों ने जो है भारत में भी उन विचारधाराओं का प्रसार किया। प्राच्यवादी अवधारणा। पुनर्जागरण काल से जब यूरोप के विभिन्न हिस्सों से व्यापारी, दूत और मिशनरी इस उपमहाद्वीप में आने लगे तो भारत की चीज़ों से उनके परिचय में भी वृद्धि हुई। इन लोगों द्वारा लिखे विवरणों ने 7वीं और 18वीं सदियों में भारत के संबंध में यूरोपियों के ज्ञान के बुनियादी स्रोत का काम किया। फलस्वरूप उस प्रसिद्ध अवधारणा की उत्पत्ति हुई जिसे प्राच्यवादी धारणा कहा जाता है। इस अवधारणा में भारत की छवि पुरानी बीती हुई गरिमा और साथ में उसके पतन की छवि थी। इसमें भारत की संस्कृति और परंपरा को जानने की अभिलाषा भी पाई जाती थी, जिसकी पुष्टि सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, H.T. कॉलब्रुक तथा H.H. विल्सन जैसे विद्वानों के कामों से होती है। तो दोस्तों, पुनर्जागरण काल से भारत में व्यापारी, दूत और मिशनरी आने लगे थे, और ये जो लोग थे ये भारत के बारे में कुछ किताबें भी लिखते थे, उनकी जानकारियों को दर्ज करते थे। और यही जो जानकारी है, जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके लिए ये एक प्राथमिक स्रोत का काम किया इस जानकारी ने, और इसी के आधार पर जो है प्राच्यवादी धारणा का जो है उदय हुआ। और इस प्राच्यवादी धारणा के चलते जो लोग हैं, अंग्रेज लोग थे, उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा का जानने का जो है प्रयास किया, जिसमें चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स, H.T. कॉलब्रुक तथा कुछ अन्य विद्वानों ने जो है इसमें अपना योगदान दिया। और इन्होंने ही भारत के प्राचीन इतिहास को एक गौरवमयी इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया। इन विद्वानों ने भारतीय धर्म, संस्कृति, इतिहास, दर्शन एवं भाषाओं का अध्ययन भारतीयों को उनकी अपनी भूली बिसरी संस्कृति और विधि व्यवस्था को वापस दिलाने के लिए किया था।
इन विद्वानों के लिए संस्कृत तथा कुछ यूरोपीय भाषाओं के बीच का संबंध सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। संस्कृत, यूनानी और लैटिन के बीच एक भाषाई संबंध स्थापित करके सर विलियम जोन्स जैसे विद्वानों ने भारत को पश्चिम के क्लासिकी युग के समान प्राचीनता का गौरव प्रदान किया। यहीं से प्राच्यवादी परंपरा की शुरुआत हुई, जिसने कोलकाता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और संस्कृत कॉलेज बनारस जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। तो दोस्तों, इन प्राच्यवादी विद्वानों ने भारत की संस्कृति, इतिहास, दर्शन और भाषाओं को अध्ययन किया और इसके बारे में भारतीय लोगों को भी बताया और उन्हें जागरूक किया। और इन लोगों का मानना था कि जो यूरोपीय भाषा है और जो भारत की भाषा है, जैसे संस्कृत, यूनानी, लैटिन, इनके बीच में एक संबंध है जिसको इन्होंने प्रमाणित भी किया। और इस कार्य को करने का जो श्रेय जाता है वो विलियम्स जोन्स को जाता है, जिन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और इसको क्लासिकी युग के समान ही गौरव प्रदान किया। और इन्हीं विद्वानों के चलते भारत में कुछ संस्थाओं का उदय हुआ, जैसे कोलकाता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज बनारस और कुछ अन्य संस्थाओं का भी इन्हीं के चलते उदय हुआ। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं और ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा देना था। इसका मतलब संस्कृत और फारसी भाषाओं के अध्ययन के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ सीखने का प्रयास करना तथा शासन संबंधी विषयों में उस ज्ञान का उपयोग करना भी था। परंतु प्राचीन ग्रंथों के विश्लेषण के जरिए भारत की खोज करते हुए ये प्राच्यवादी विद्वान भारतीय परंपरा को एक खास ढंग से परिभाषित भी कर रहे थे। फिर भी आगे चलकर उसे भारत के बारे में सबसे प्रामाणिक विचार या सच्चा ज्ञान माना जाने लगा, क्योंकि उसे उपनिवेशी राज सत्ता से वैधता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, इन संस्थाओं के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं और ग्रंथों का अध्ययन किया और साथ ही साथ इसको बढ़ावा भी दिया। और अंग्रेजों का इसके पीछे का जो उद्देश्य था वो ये था कि वो शासन करने में इसका उपयोग करना चाहते थे, ताकि भारत के लोग उनके शासन को वैधता दे सके। और ऐसा नहीं था कि जो भारत की प्राचीन संस्कृति सभ्यता थी उसको उसी रूप में लागू किया गया, बल्कि उसमें भी कुछ सुधार किया गया। और जब उसको सुधारा गया तो उसे एक सच्चा ज्ञान माना गया और औपनिवेशिक राजसत्ता ने उसको वैधता भी प्रदान की। एडवर्ड सईद का मानना है कि प्राच्यवाद यूरोप वालों की शक्ति द्वारा ऊपर से थोपा गया ज्ञान था। उसके विपरीत यूजिक इश्चिक जैसे कुछ विद्वान ने तर्क दिया है कि प्राच्यवाद का जन्म दरअसल संवाद की एक प्रक्रिया से हुआ, जिसमें औपनिवेशिक अधिकारी और देसी जानकार एक बौद्धिक कार्य में भाग ले रहे थे। प्राच्यवाद ने अतीत का यह ज्ञान वर्तमान की आवश्यकता अर्थात उपनिवेशी राज्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पैदा किया। तो दोस्तों, एक विद्वान एडवर्ड सईद का मानना है कि ये जो प्राच्यवाद का विचारधारा थी इसको भारतीयों के ऊपर थोपा गया, जबकि इसका विरोध करते हुए यूजिक इश्चिक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, इसमें उपनिवेशिक अधिकारी और साथ ही साथ भारत के कुछ लोग शामिल थे जिन्होंने भारत में इस बौद्धिक विचारधारा को अपनाया और इसे शासन में लागू किया। और प्राच्यवादियों ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो अतीत का ज्ञान है उसको वर्तमान में लाया जा सके और उसके जरिए कंपनी अपना शासन कर सके और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। प्राच्यविदों ने भारत और यूरोप के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया। उनके विवरण में पूर्व के लोगों को विकास और सभ्यता के सांसारिक वर्ग से अलग वर्ग के तौर पर देखा जाता था। भारत के समाज को यूरोपीय समाजों की तुलना में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल निचली श्रेणी का और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा समझा जाता था। औपनिवेशिकों और उनके अधीन प्रजा का वर्गीकरण उसी आधार पर किया गया। थॉमस मैटकॉफ के अनुसार क्योंकि अंग्रेजों ने अपने आप को ब्रिटिश के तौर पर परिभाषित करने का प्रयास किया, भारतीयों के तौर पर नहीं, इसलिए उन्हें भारतीयों को वह सब कुछ बनाना पड़ा जो वे अपने को नहीं बनाना पसंद करते थे। तो दोस्तों, इन प्राच्यवादियों ने यूरोप और भारत के बीच में कुछ अंतर को भी स्पष्ट किया और इनका मानना था कि जो यूरोप के लोग हैं वो भारत के लोगों को एक अलग दृष्टि से देखते हैं और वो मानते हैं कि जो भारतीय समाज है वो यूरोपीय समाज की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और इसी आधार पर भारत में अंग्रेजों ने भारत की प्रजा और अपने आप को अलग अलग बांट कर रखा और वर्गीकरण किया। इसीलिए थॉमस मैटकॉफ कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने अपने आप को एक सभ्य नागरिक और सभ्य लोगों के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने भारतीयों को एक असभ्य के रूप में प्रस्तुत किया और वो नहीं चाहते थे कि भारतीय उनके जैसा बने, इसीलिए उनको उस दिशा में कार्यरत किया और वैसा ही बनाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को सभ्य समझते थे और वो नहीं चाहते थे कि भारत के लोग उनकी बराबरी करें। फलस्वरूप अंग्रेजों ने स्वयं को ईमानदार, मेहनती, तर्कवादी और
प्रबुद्ध लोगों के तौर पर पेश किया। इसके विपरीत भारतीयों को धोखेबाज, जाहिल, अतार्किक, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी आदि के तौर पर चित्रित किया। इसके बावजूद उपनिवेश की अलग प्रकार की धरती और अलग प्रकार के लोगों के ऊपर शासन करने के लिए उस समाज की पर्याप्त जानकारी भी जरूरी थी। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने ज्ञान की इस प्रकार की संस्थाएं कायम करने में काफ़ी संसाधन लगाए। उसका मानना था कि इस तरह की जानकारी औपनिवेशिक राज्य की ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत उपयोगी होगी। तो दोस्तों, अंग्रेज जो है अपने आप को ईमानदार, मेहनती और काफ़ी बुद्धिवादी मानते थे, तो वहीं दूसरी ओर वो भारतीयों को धोखेबाज, जाहिल, अंधविश्वासी मानते थे। इसीलिए जो है वो भारत के लोगों पर शासन करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने जो है भारत का जो है ज्ञान लिया, मतलब भारत में संस्थाएं स्थापित की और उन संस्थाओं के माध्यम से प्राचीन भारत का अध्ययन करके जो है औपनिवेशिक राज्य की ज़रूरतों को पूरा किया। प्राच्यवादी परंपरा का बुनियादी सिद्धांत यह था कि विजित जनता पर शासन उसके अपने विधानों के आधार पर किया जाए, न कि ब्रिटिश विधानों के आधार पर। परंतु भारतीय विद्वानों की ईमानदारी को लेकर विलियम जोन्स जैसे कानूनी विद्वानों को संदेह था। इसलिए भारतीय पौराणिक पुस्तकों में वर्णित कानूनों को वे स्वयं समझना चाहते थे। वे मानते थे कि इससे भारत के कानून को संहिताबद्ध करने में मदद मिलेगी और इस संहिता के आधार पर भारत में ब्रिटिश अफसर कहीं बेहतर शासन चला सकेंगे। उनका लक्ष्य भारतीय भाषाओं में निपुण एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो भारतीय परंपरा को जानता है। तो दोस्तों, ये जो प्राच्यवादी विद्वान थे उनका मानना था कि अगर किसी दूसरे देश पर शासन करना है तो सबसे पहले वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ के जो विधान है, उनको जानना जरूरी है। और यदि हम जो है भारत में वहाँ के विधानों के आधार पर शासन करेंगे तो वहाँ की जनता भी जो है उसे वैध मानेगी। इसीलिए सर विलियम्स जोन्स ने खुद ही जो है भारतीय पौराणिक पुस्तकों का अध्ययन किया और उन्होंने माना कि जो भारत में पौराणिक कानून है उनको एक संहिताबद्ध किया जाना चाहिए ताकि ब्रिटिश लोग जो है आसानी से भारत पर शासन कर सके। और विलियम जोन्स को जो है भारत के विद्वानों की ईमानदारी पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद से ही जो है इसका अध्ययन किया और इसके बारे में जाना। और इसके लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं को जो है सीखा और एक ऐसे वर्ग का उदय किया जो भारतीय परंपराओं को अच्छे से जानता हो। परंतु इस रास्ते पर ले जाने के लिए प्राच्यवादी जिन उपायों पर बल देते थे उनमें प्राचीन भारतीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देना प्रमुख था, न कि आधुनिक पश्चिमी भाषा और कानून को। टॉमस ट्राउटमैन का तर्क है कि प्राच्यवादी संवाद का एक और राजनीतिक उद्देश्य था। प्राचीन काल में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संबंध होने के विचार को प्रचारित करने के बाद यह बात प्रेम के एक गढ़े गए शब्दजाल के द्वारा भारतीयों को उपनिवेशी शासन से भी जोड़ देती थी। तो दोस्तों, इन प्राच्यवादियों ने भारत में केवल प्राचीन जो भारतीय साहित्य था उसके ज्ञान को जो है प्रसारित किया, लेकिन जो आधुनिक ज्ञान था उसको बढ़ावा नहीं दिया, जिसके लिए टॉमस ट्राउटमैन कहते हैं कि इन प्राच्यवादियों का इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य था। उन्होंने जो भारतीय प्राचीन ज्ञान था उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया कि उन्होंने दिखाया कि पहले प्राचीन काल में भारतीय और अंग्रेजों के बीच में एक अच्छा संबंध था, इसीलिए जो है भारत में उपनिवेशी शासन आसानी से जो है लागू किया जा सकता है। 1785 ईस्वी में वॉरेन हास्टिंग ने लिखा, ज्ञान का हर संचय राज्य के लिए उपयोगी है। वह अतीत के प्रेम को आकर्षित करता है और अपना बनाता है। यह उस जंजीर को हल्का बनाता है जिसके द्वारा मूल निवासी को अधीनता में रखा जाता है, और यह हमारे अपने देशवासियों के दिलों पर परोपकार की भावना और दायित्व की छवि छोड़ता है। प्राच्यवादी संवाद ने जहाँ एक तरफ अतीत की भारत की सभ्यता का गौरवगान किया, वहीं उसने दूसरी तरफ भारत की असभ्य परंपरा पर भी प्रकाश डाला। तो दोस्तों, 1785 में वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा है कि किसी राज्य का यदि ज्ञान ले लिया जाए, उसके अतीत का ज्ञान पता कर लिया जाए, तो उन लोगों के बीच में जहाँ वो शासन कर रहे हैं उनके बीच में एक आपसी संबंध बन जाता है जो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे कि उस देश के नागरिक को ये लगता है कि वो किसी के अधीन नहीं है और ना ही उस पर किसी का शासन थोपा जा रहा है। और ऐसा करने से जनता के ऊपर एक परोपकारी शासक की छवि भी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ इन प्राच्यवादी विद्वानों ने भारत के अतीत की सभ्यता का गौरवगान किया, तो वहीं दूसरी ओर इन्होंने समाज में कुछ बुराइयों पर भी प्रकाश डाला। उसने सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या गर्भ हत्या, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि को उजागर किया और इस आधार पर औपनिवेशिक शासन को वैध ठहराया कि भारत को उसकी अपनी ही पैदा की हुई सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठना और प्रगति के उस रास्ते पर ले जाना आवश्यक है जहां यूरोप पहले ही पहुंच चुका है। प्राच्यवादी संवाद जहां एक तरफ आरंभ में प्राचीन भारतीय परंपराओं के सम्मान पर आधारित था,
वहीं उसने दूसरी तरफ उपनिवेश समाज के बारे में ऐसा ज्ञान भी पैदा किया जिसने आखिरकार शासन की नीति के रूप में प्राच्यवाद के अस्वीकार का आधार भी तैयार किया और उपयोगितावाद एवं ईसाई मिशनरी गतिविधियों के लिए जमीन भी तैयार की। तो दोस्तों, प्राच्यवादियों का मानना था कि भारतीय समाज में कुछ बुराइयां हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या गर्भ हत्या, मूर्ति पूजा, और इन बुराइयों को हटाकर ही जो भारतीय के लोग हैं और उनकी जो संस्कृति है उनको यूरोपीय देश की संस्कृति और उनके जो लोग हैं उसके बराबर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत में भारत के लोगों ने प्राच्यवादी विचारधारा को अपनाया, लेकिन जब इस प्राच्यवादी विचारधारा ने भारतीय समाज की बुराइयों को उजागर करना चालू किया तो कुछ रूढ़िवादी भारतीयों ने जो है इसका विरोध किया, जिसके चलते भारत में उपयोगितावादी और ईसाई मशीनरी गतिविधियों को जो है रास्ता मिला और इसका प्रसार हुआ, और इस प्राच्यवादी विचारधारा को जो है भारत के लोगों ने अस्वीकार करना चालू कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्राच्यवादी विचारधारा समाप्त होती है और अगले टॉपिक में हम उपयोगितावादी विचारधारा को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।